आपका कमोडिटी फटाफट में अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर लीजिएगा। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल आप मुझे भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों को कोशिश करेंगे आज के शो में शामिल करने की। और हमारे साथ जो मेहमान हैं मानव मोदी मोतीलाल ओसवाल से, उनसे हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए इन कमोडिटी में, और आपके सभी सवालों के वो जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि सोना लगातार फिर से नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज एमसीएक्स पर सोना पहली बार 80,500 रुपए के पार निकल गया। मानव, क्या लग रहा है गोल्ड में जिस तरह की तेजी दिख रही है, ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी? और रिकॉर्ड स्तरों पर आप क्या सलाह दे रहे हैं, आज के लिए क्या सलाह दे रहे हैं, और पोजिशनली किस तरह का व्यू है आपका? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार मेरे सर। ख्याल से सोने में अगर बात करें बहुत ही बेहतरीन हमने मूव आता हुआ देखा है। बिल्कुल ही ऑल टाइम हाई के करीब जब जब सोना आता है, थोड़ी बहुत तो गिरावट हम प्रॉफिट टेकिंग के नाम पे ही आती हुई देखते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे सोने की पोजीशनिंग हम देख रहे हैं। जितनी भी डिमांड फ्रंट पे भी बाइंग जो हो रही है बहुत अच्छी है। अगर हम देखें, चाइना ने दिसंबर महीने में 10-11 टन बाई की थी, लेकिन ओवरऑल सेंट्रल बैंक की बाइंग भी काफी एक अच्छी रही है, रिकॉर्ड रही है। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट, डॉलर इंडेक्स, अनसर्टेनिटी, ये सारी ही चीजें एक साथ सोने के साथ चल रही है। अगर बात करें आज के फेड के मीटिंग की, थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है कट के, लेकिन फिर भी गोल्ड में अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और स्ट्रांग होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर बात करें तो 80-300, 80-200 के आसपास अगर मिलता है सोना तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, बाइंग की तरफ ही रहना चाहिए। ओवरऑल इमीडिएट टारगेट मेरे ख्याल से 80-600, 650 के आसपास बनता है। इमीडिएट स्टॉप जो है वो 80-150 के आसपास का बनता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें अगर, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट टारगेट 81,000, दैट इज 81,000 के आसपास के लेवल्स बनते हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, फिर अगर नीचे की तरफ 78,500, 78,800 के आसपास भी हमें मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा गोल्ड में या सोने में एंटर रहने के लिए या एवरेज करने के लिए। आपको मिल गई है। अगले दर्शक भी हमारे साथ जो जिन्होंने मैसेज भेजा है, महावीर बंगलुरु से, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर पर भेजा है। कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर का भाव जानना चाह रहे हैं मानव। इनका पूछना है कि कॉमेक्स गोल्ड $2,809 और कॉमेक्स पर सिल्वर क्या $33 तक जा सकती है क्या इस लेग में? क्या जवाब देंगे इनको? जी मेरे ख्याल से $33 के लिए अनुमान लगाना, बिल्कुल $33 है। मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना भी है, हमारा ये मानना है कि $3,000 तक की एक तेजी एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़े लंबे समय के लिए इमीडिएट हम 2950 तक की एक तेजी देख रहे हैं। उस वहां तक आके एक बार हमें सोने को देखना पड़ेगा कैसी बिहेवियर है, कैसे फंडामेंटल है। ऑल इन जाना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स, हम ट्रम्प की बात करें या इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट कट के अनुमान घट रहे हैं, पॉज अभी भी है। ट्रम्प के जो वोलेटिलिटी है स्टेटमेंट से, वो दिन बर दिन चेंज होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो $2,950 तक की हमें उम्मीद है, वो हमारा टारगेट है डेफिनेटली। एमसीएक्स पर अगर बात करें तो $84,000 के आसपास वो ईयर एंड तक के आसपास का बनता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, गोपाल है दिल्ली से। गोल्ड पर इनको राय चाहिए आज के लिए। हालांकि आपने बताया है गोल्ड पर, एक बार फिर से बता दीजिए कि गोल्ड में आज सिर्फ इंट्राडे के लिए अगर इन्हें ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए? अपने लेवल्स एक बार सिर्फ बता दीजिए इनको। जी मेरे ख्याल से सोने में 80-300, 350 के आसपास अगर नीचे में मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए आज के दिन के लिए। 80-150 का स्टॉप और 80-600 का इमीडिएट टारगेट बनता है सोने में। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस क्या करना चाहिए, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं। एनजी पर आपकी कॉल क्या है मानव आज के लिए?
नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सेलिंग आई है पिछले एक दो दिनों में ही बहुत हमने ज्यादा सेल ऑफ देखा है, तो इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा लिफ्ट ऑफ, थोड़ी रिलीफ रैली दिखती है मेरे ख्याल से। बाइंग 272 के आसपास बनती है, 272 के आसपास बाई करके 269 का स्टॉप और 277 का इमीडिएट टारगेट बनता है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे के तरफ ही अभी भी लग रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 298 300 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक लॉन्ग टर्म के लिए तेजी थोड़ी सीमित रह सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ कॉपर पर है। दो दर्शकों का सवाल है, एक है कृष्ण है दिल्ली से, एक राहुल है मुंबई से। दोनों ने कॉपर पर सवाल पूछा कि कॉपर में उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि आज पूरे ही बेस मेटल्स पैक में मानव सिर्फ कॉपर ही कमजोर नजर आ रहा है, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा तेज है। तो क्या लग रहा है, व्यू दीजिए पहले कॉपर में। 10 दिनों के लिहाज से पूछ रहे हैं राहुल, क्या करना चाहिए कॉपर में इनको। कॉपर में जब जब हमने बात की है तब थोड़ा बहुत उसमें ट्रेडिंग, ओवरऑल वोलेटिलिटी जैसा वो काउंटर है वैसा डेफिनेटली चल नहीं रहा है। एल्यूमिनियम जिंक में ज्यादा मोमेंटम हमें आती हुई दिखती है। लेकिन कॉपर में अगर एक लेवल पर्सपेक्टिव की बात करें तो मेरे ख्याल से जब तक 815 816 के ऊपर है तब तक एक अच्छा काउंटर है बाय में रहने के लिए। लेकिन ज्यादा मोमेंटम हमें नहीं दिखती है। यहाँ से भी थोड़ी बाइंग डेफिनेटली कर सकते हैं। 835 का एक इमीडिएट टारगेट बनता है कॉपर में। मेरे ख्याल से रीसेंट जो हाई थे वो 835 के आसपास ही थे, थोड़ा उसके ऊपर गया था और वहां से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमने आती हुई देखी थी। तो करंट लेवल अगर 820 के आसपास है तो मेरे ख्याल से नीचे में 5 रुपए 4 रुपए के नीचे का स्टॉप से हम बाय कर सकते हैं कॉपर को। नियम में आज बहुत अच्छी तेजी मिल रही, क्या खबर है और भाव कहां तक जा सकते हैं मानव। सॉरी सर, एल्यूमिनियम में। जी जी। ओके ओके, तो एल्यूमिनियम में मेरे ख्याल से दो तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत स्टेबल इस काउंटर को रख रहे हैं। ज्यादा गिरावट भी नहीं है, ज्यादा तेजी भी नहीं है। एक अगर देखेंगे तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस की बात की गई है और रशिया एक वन ऑफ दोज कंट्रीज है जहां पे एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो अगर वहां पे सैंक्शंस लगते हैं, सिमिलरली कोलंबिया और मेक्सिको भी एक देश है जो सैंक्शंस के लिए कंसिडर हो रहा है। तो ये देश ऐसे हैं जहां पे अगर सैंक्शंस लगते हैं तो वोलेटिलिटी हमें डेफिनेटली दिखेगी। दूसरी जो चीज है एल्यूमिना और बॉक्साइट, जो उसके बेस रॉ मटेरियल्स है एल्यूमिनियम के, उसके प्राइसेस में भी बहुत ज्यादा उछाल हमने रिसेंटली देखा है। तो उसके वजह से भी हमने एल्यूमिनियम में वो एक बढ़त आती हुई देखी है। तो ये थोड़े फैक्टर्स डेफिनेटली थोड़े कंटिन्यू रह सकते हैं। एल्यूमिनियम में मेरे ख्याल से इमीडिएट बाय 250 के आसपास का बनता है। 253 का इमीडिएट टारगेट है और 248 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। क्रूड पर दो कॉल हैं, एक हैं जो सीधा क्रूड पर सवाल पूछ रहे हैं, हसमुख हैं गुजरात से, और दूसरे हैं अमित है नासिक से। इनके पास है क्रूड के 6250 के स्ट्राइक की पुट इन्होंने खरीद रखी है 142 रुपए पे। क्या करना चाहिए दोनों के लिए, क्या सलाह है मानव जी। पुट में बने रहें क्या, पुट के साथ ये। जी मेरे ख्याल से पुट में बने रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर में मेरे ख्याल से जब तक 6470 का लेवल नहीं निकलता है तब तक एक सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ी डेफिनेटली रिलीफ रैली इमीडिएट बनती हुई दिखती है। लेकिन जब तक ये ऊपर का लेवल नहीं निकलता है जो हमारा स्टॉप लॉस भी है, तब तक का मेरे ख्याल से सेल साइड रहना ठीक रहेगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में 6390 के आसपास हम बेच सकते हैं। 6270 का टारगेट और 6460 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सलाह आपके लिए है, दोनों लोगों के लिए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए दोनों की राय। फ्यूचर्स की तो कॉल भी इन्होंने बता दी है, सेल कॉल आज के लिए दे रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हकीम हैं कटक से। इन्होंने ये सवाल भेजा है उड़ीसा से, क्रूड और नेचुरल गैस पर राय इनको चाहिए। क्रूड एनजी में क्या करना चाहिए इनको सर मानव। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्रूड की अगर बात करें तो जैसे हमने कहा जो हमारा आज का स्टॉप लॉस है वही काफी समय से एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो 6460 70 के आसपास का जब तक ये लेवल के नीचे है तब तक एक सेल में रहना बेहतर होगा। तो जैसे हमने कॉल की चर्चा की, 6390 के आसपास हम बेच सकते हैं। 6460 का स्टॉप और 6270 का टारगेट एक्सपेक्टेड है क्रूड में। सिमिलरली नेचुरल गैस की अगर बात करें तो इमीडिएट एक रिलीफ रैली खेल सकते हैं इंट्राडे के लिए। 272 के आसपास बाई कर सकते हैं।
269 का स्टॉप और 277 का टारगेट रहेगा। लेकिन एक कॉशन वही है नेचुरल गैस में, क्योंकि बहुत वोलेटाइल काउंटर है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही ट्रेड करना बेटर होगा नेचुरल गैस में, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट देखिए तो एक रिलीफ रैली शायद एक्सपेक्टेड हो सकती है यहाँ से। मोहम्मद एजाज हैं, इन्होंने फरवरी का जिंक 271 रुपए पे बाई किया है, क्या करना चाहिए इनको मानव? मेरे ख्याल से जिंक एक अच्छी कमोडिटी है। बहुत समय से हम गिरावट आती हुई देखते हैं जिंक में, तो यहाँ से थोड़ी बहुत अगर सपोर्ट भी मिलता है तो जिंक एल्यूमिनियम के साथ जिंक में भी उछाल देख सकते हैं। तो अगर पिछले कुछ ट्रेडिंग आवर्स में भी अगर देखें तो जिंक में एक अच्छी रिकवरी हमने आती हुई देखी है। तो इमीडिएट मेरे ख्याल से 263 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है जिंक में। तो जब तक वो नहीं ब्रेक होता है तब तक एक अच्छा बाइंग जोन है जिंक में। ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस बैंड जो है वो 271 के आसपास का ही बनता है। मेरे ख्याल से वो कॉस्ट भी है, तो एक बार के लिए होल्ड किया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि इतना फॉल आया है और सारे ही मेटल्स में थोड़ी रिकवरी आ रही है, तो एल्यूमिनियम जिंक दोनों ही एक अच्छे बेट लग सकते हैं बाइंग के लिए। शुक्रिया मानव, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को फटाफट से तमाम सवालों के उनके जवाब दे दिए। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे ग्वार को लेकर, क्योंकि ग्वार में रिस्क मैनेजमेंट की कितनी अहमियत है, ऑप्शंस के जरिए वो कैसे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, आपको बताएंगे सब कुछ ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं ग्वार के ऑप्शंस के बारे में। ग्वार के ऑप्शंस की अहमियत क्या है, कैसे आप इसे रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टूल्स का हेजिंग के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। ये ग्वार की पाठशाला पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं, और उसमें साथ देने के लिए और आपको एजुकेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। अशोक इंडस्ट्रीज के CFO राजेंद्र धारीवाल जी हैं। शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला सवाल ग्वार के फंडामेंटल्स के साथ, बेसिक के साथ शुरुआत कर लेते हैं। ग्वार में कौन कौन से फंडामेंटल्स काम करते हैं, जितने भी इस पूरे ही वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या क्या देखना चाहिए, किन किन खबरों पर उनको नजर रखनी चाहिए? राजेंद्र जी। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। ग्वार बेसिकली एक एग्रो कमोडिटी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि उसकी फसल कैसी है इस साल और उसका पुराना कैरी फॉरवर्ड कैसा चल रहा है। उसके साथ जो इससे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ग्वार से गम बनता है, तो गम की डिमांड कैसी है और वो डिमांड पिछले सालों से कितनी कम है, ज्यादा है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं सर। ऑप्शंस, जो नया ऑप्शंस आया है जो फ्यूचर्स पे आधारित है, ये कितना फायदेमंद है? अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कैसे हम अपने रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर पाएंगे? और क्योंकि इसका फ्यूचर्स मार्केट काफ़ी एक्टिव है, तो उसका फ़ायदा क्या ऑप्शंस में भी मिलेगा? और उसको केस स्टडीज़ के जरिए कुछ बताइए सर। जैसे ऑप्शंस बेसिकली कैसा रहता है कि आपको एक एडेड एडवांटेज है अगर आप ऑप्शंस मिलता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, बिकॉज उसमें कैसा है कि कम रिस्क के साथ आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उस प्रीमियम के पे करने के बाद आपको एक राइट मिल जाता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपको बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहे कि एक कॉल ऑप्शन है, जैसे अपन को एक कॉल ऑप्शन है, अभी गम के भाव चल रहे हैं 105 रुपए और गम का 110 का कॉल ऑप्शन है, उसका प्रीमियम चल रहा है 40 पैसा। तो 40 पैसे में अपन वो ऑप्शन बाय कर सकते हैं, उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड 40 पैसे का ही रहेगा, मैक्सिमम लॉस 40 पैसे का है। और इन केस अगर गम के भाव 110 से ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन को बेनिफिट मिलता जाएगा। मतलब अपन एक राइट खरीद रहे हैं, 110 के भाव पे अपन को माल खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपके पास दोनों तरह, जी जी राजेंद्र जी। हाँ, सेम में पुट साइड में यदि अगर गम के भाव 105 चल रहे हैं और मैं 100 रुपए के भाव की पुट बाय करता हूं और उसका प्रीमियम 50 या 60 पैसे चल रहा है, तो 60 पैसे मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा। और जैसे ही अगर भाव 100 से नीचे जाता है तो मेरा अपने आप माल बिक जाएगा, तो मुझे जितना भी नीचे जाता है बजाय उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जिसके पास भी माल पड़ा है वो आदमी पुट ऑप्शन लेके अपने डाउन साइड रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, और जिसका माल बेचा हुआ है वो कॉल साइड ऑप्शन बाय करके अपना रिस्क मिटिगेट कर सकता है।
तरह के ऑप्शंस है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास माल है, अगर किसान भी है, एफपीओज के जरिए भी अगर आप आ रहे हैं, आपके पास अगर माल है, तो आपके लिए चिंता होगी कि कहीं दाम कम ना हो जाए। तो उस रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है? तो आप एक पुट ऑप्शंस, सिर्फ एक प्रीमियम देकर आप यहाँ पर पुट ऑप्शंस ग्वार सीड के खरीद लें। अगर भाव अगर नीचे जाता है तो ऑप्शंस के जरिए ऑप्शंस का प्रीमियम आपका बढ़ेगा। अगर भाव ऊपर जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी गोदाम में माल है, तो उस माल के जरिए आप वहां पर कमाई कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है अपने रिस्क मैनेजमेंट का। साथ ही अगर आपको लगता है कि फ्यूचर्स में अगर आपको कोई भी ग्वार के बाई प्रोडक्ट्स या ग्वार सीड ही खरीदना हो या गम खरीदना हो, आपको लग रहा है कि कहीं दाम बढ़ ना जाए, तो मौजूदा भाव पे लॉक कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आपको भविष्य में खरीदना है तो यहाँ पर कॉल खरीद कर रख सकते हैं। तो कॉल अगर बढ़ी कीमतें तो आपके कॉल के दाम बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से जो नुकसान होगा वो ऑफसेट होगा। तो ये एक बेहतर फायदा है। सर, फार्मर्स हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, कैसे इन प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचाया जाए। हालांकि वो एफपीओज के जरिए बहुत सारे प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे एग्री में, खास करके हल्दी के जुड़े हुए जितने किसान हैं वो काफ़ी हद तक पहले इस्तेमाल कर रहे थे वायदा प्लेटफॉर्म का। आपको लग रहा है कि ऑप्शंस में फार्मर्स को भी जागरूक किया जाना चाहिए एफपीओज के जरिए? बिल्कुल, एफपीओ के जरिए ही ऑप्शन ट्रेडिंग में फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। उसमें एनसीडेक्स को टाइम टू टाइम सेमिनार्स करने चाहिए, फार्मर्स को बुलाना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सेमिनार करने चाहिए, जिससे उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिल सके इस बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। जब किसान फसल के लिए बीज बोता है, उस समय वो अगर अपने फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस को लॉक कर सके, उससे बढ़िया उसके लिए कुछ भी नहीं है। सर, एक और राजन जी, एक और सवाल मेरा होगा, जो मिलर्स वगैरह हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ऑप्शंस के जरिए? जैसे ग्वार का मिलर है, तो ग्वार का मिलर चाहे तो वो अपनी ग्वार के अंदर अपनी प्राइसेस को मैनेज करने के लिए कॉल ऑप्शंस बाय कर सकता है। सेम वे अगर गम के अंदर वो अपने प्राइसेस को लॉक करना चाहे तो पुट ऑप्शन बाय करके अपने प्राइसेस को लॉक कर सकता है। जैसे अगर बाय चांस कोई भी कारण से अगर मंदी आ भी जाती है और उसने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो उसका प्राइस ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, उसको उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप यहाँ पर हेजिंग करते हैं। वैल्यू चेन में कहीं भी बैठे हुए हैं तभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी की बात करती है, आमतौर में ऑप्शंस को लेकर लिक्विडिटी के लिए सवाल उठते हैं। क्या लग रहा है, ऑप्शंस इतना लिक्विड है कि लोगों के लिए एंट्री एग्जिट अभी आसान है, या अभी और ज़्यादा अवेयरनेस करने की, लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि ओआई और वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो? करंटली अगर इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में देखें तो ऑप्शन कमोडिटीज में काफी नया है और लिक्विडिटी भी कंपैरेटिवली काफी कम है। बट स्टिल आज की तारीख में एनसीडेक्स ने इंश्योर किया है कि जो टोटल 3 से 4 टिकट साइज है जो भी पास के, उनमें सब में बायर और सेलर एनी टाइम अवेलेबल रहे। तो ऐसा नहीं है कि एंट्री और एग्जिट नहीं मिलता। उसके बाद एक और अच्छी चीज ये है कि आजकल ऑप्शंस डायरेक्ट स्पॉट पे कन्वर्ट नहीं होता, बट कि वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझिए जैसे कि अगर मैंने 110 की कॉल बाय की है और जिस दिन लास्ट डे होता है उस दिन अगर प्राइस 115 रुपए है, तो वो 110 के भाव में मेरा फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन है उसको लिक्विडेट करने का। पहले ऐसा रहता था कि ऑप्शन डायरेक्ट स्पॉट पे कन्वर्ट हो जाता था और हमको डिलीवरी लेनी पड़ती थी या देनी पड़ती थी। बट अभी एनसीडेक्स ने बहुत अच्छा कर लिया है कि वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट डेट पे। सर, अब मेरे पास एक कुछ दर्शक मैसेज भी भेज रहे हैं, वो है कि प्रीमियम के प्राइसेस को लेकर, प्रीमियम को लेकर बताएं कि क्या प्राइसिंग ऐसे रिजनेबल रहते हैं, किस तरह के प्राइसिंग रहते हैं, क्योंकि वो नए लोग होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे कि ऑप्शंस के प्रीमियम के प्राइसिंग कैसे रहते हैं। प्राइसेस मार्केट ड्रिवन रहते हैं। प्राइसेस में देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर, सो और एवरीथिंग इज मार्केट ड्रिवन। इन केस अगर मार्केट को तेजी दिख रही है तो उस समय आप देखेंगे तो कॉल के प्राइसेस बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। बट अगर यही मार्केट सुस्त है, कोई तेजी मंदी नहीं आ रही है, तो प्रीमियम डाउन रहेंगे। तो जो प्राइसेस है, प्राइसेस का कैसा रहता है कि जैसे शेयर मार्केट में रहता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट आने वाला है तो एकदम से प्रीमियम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। सेम वे कमोडिटीज में भी यही रहेगा कि अगर कोई इंसिडेंट आने वाला है या मानसून की कोई रिपोर्ट आने वाली है तो उन दिनों में प्रीमियम बढ़ेंगे और घटेंगे। ये कुछ बारीक बातें हैं। अगर आपको भी हेजिंग करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बेहतर करना चाहते हैं, अपने रिस्क फ्री रहना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि ऑप्शंस के जरिए आप अगर एंट्री करें तो आप यहाँ पर, आपके लिए आसान होगा कारोबार करना, लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे टिके रह सकते हैं। शुक्रिया राजन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया जा।
और ये एक जागरूकता अभियान के तौर पे हमने इसे क्लास के तौर पर इसे चलाया है। लेकिन इसके बारे में ये बता दूं कि एक्सपायरी पर ऑप्शंस अंडरलाइंग जो इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वहाँ पर डिवॉल्व हो जाता है, वहाँ पर मिल जाता है, और एक्सपायरी पर लॉन्ग कॉल पोजीशन लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएंगे, लॉन्ग पुट फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशन में डिवॉल्व होगा और शॉर्ट कॉल पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में डिवॉल्व होगा। साथ ही शॉर्ट पुट पोजीशन अंडरलाइंग फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन में डिवॉल्व होगा। तो ये कुछ बारीक बातें हैं, साथ ही हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको ढेर सारी बातें बता दी। शुक्रिया आप सभी का, हमारे में सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।